विजय जी, मुझे तो वो तस्वीर भी याद आ रही है जब वो पूरा बॉक्सर्स की अस्मिता वाला इशू आया था। आपको ध्यान होगा जब पहली बार धरने पर बैठे हुए थे तब उन बॉक्सर्स का साथ विजेंद्र ने भी दिया था, वो भी वहीं पर मौजूद थे। हालांकि मीडिया में उन्होंने कोई बयान नहीं दिया था, कोई बातचीत उन्होंने उस दौरान भी नहीं की थी, लेकिन ये अपने आप में बड़ी मैसेजिंग थी उनका वहां पर उस मंच पर खड़े होना। बिल्कुल याद है, और मुझे 2019 का उनका कैंपेन भी याद है, मैं उनको देखा था, उनके साथ कवर भी किया था। मैं भी ट्रैक कर रही थी तो उस समय वो जिस तरह से दिखा रहे थे अपनी ताकत को और कांग्रेस के साथ जिस तरह से वो बात कर रहे थे, मुझे तो वो भी याद है कि वो जो मैं जिम में पहुंची थी, अपने वो डोले शोले बना रहे थे, उसके साथ कहते कि ये देखिए इस तरीके से कांग्रेस पार्टी की ताकत में बढ़ाऊंगा। तो वो अब वो ताकत कमजोर हो रही है। और इसको एक और तरीके से देखना चाहिए कि अभी दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का अलायंस हुआ है, तो ये जो बड़े चेहरे क्या वो ये सोच रहे हैं कि इस अलायंस का भी कोई फायदा होता नहीं दिख रहा। केवल कांग्रेस की बात नहीं है, दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों मिलकर लड़ रहे हैं। क्या उस लड़ाई को भी वो एक मजबूत लड़ाई के तौर पर नहीं देख रहे जो लोग उनके साथ हैं, जिसमें विजेंद्र भी शामिल है? तो क्योंकि दोनों लोग अब तो साथ हो गए ना। पिछली बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग थे, हालांकि 26% वोट मिले थे आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा को और 13% इनको, तो करीब करीब 40% वोट था। तो क्या वो 40% वोट में ये अलायंस तब्दील कर रहा है? ऐसा मुझे नहीं लग रहा विजेंद्र की एग्जिट से। अब आपने जो बात कही उसी बात को मैं आगे बढ़ाती हूँ। इंडिया टीवी पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, देखिए अभी थोड़ी देर पहले विजय जी ये कह रहे थे कि बीजेपी को इससे कितना फायदा होगा ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ विजेंद्र को इससे जरूर फायदा हो सकता है बीजेपी पार्टी को ज्वाइन करके। बीजेपी को इसमें क्या दिखाई दे रहा है? विजेंद्र जैसा एक पॉपुलर चेहरा वो अब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहा है, कांग्रेस से वो दूर हो रहा है। और पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से देखिए तो बिना फायदे के तो कोई काम करती ही नहीं। कोई भी राजनीतिक पार्टी हो तो फायदा होता है तभी वो काम किया जाता है। और उसमें आप सोचिए कि विजेंद्र अगर आ रहे हैं तो जाहिर तौर पे विजेंद्र बीजेपी की शर्तों पर आ रहे हैं, किसी प्रकार के बार्गेन की स्थिति में वो थे नहीं। तो ऐसे में अगर विजेंद्र के आने से अगर आप उदाहरण के तौर पर समझ लें कि 10 वोट का भी अगर इजाफा हो जाए, विजेंद्र के समर्थक उनके साथ आ जाए, तो उसमें बीजेपी का एक फायदा ही रहता है। और उस लिहाज से पार्टी ने तय किया, जब विजेंद्र की तरफ से अप्रोच किया गया, और उसके पहले चर्चा ये थी मीनाक्षी, और दिलचस्प था ये कि मेरठ से कांग्रेस पार्टी विजेंद्र को चुनाव लड़ा सकती है और जाट वोटों के लिहाज से पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक मैसेज दे सकती थी। ये चर्चा काफ़ी चली और आप अंदाजा लगाएं कि वो विजेंद्र सिंह जो कि 2019 में राजनीति में उतरे, साउथ दिल्ली से बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़े, सोशल मीडिया पे भी आपने देखा होगा कि कितना ज़्यादा वो एक्टिव रहते थे तीखी टिप्पणी करने के मामले में। कुछ दिन पहले तक आप देखें तो लगातार वो इस प्रकार की टिप्पणियाँ करते थे। हालांकि उसके बाद उन्होंने अपना टोन चेंज किया और जब ये कहा कि जनता अगर चाहे तो मैं तैयार हूँ, उसका सीधा मतलब ये समझा गया था कि अब वो अपना रास्ता बदलने के मूड में है। 2023 में उन्होंने हालांकि ये अनाउंस किया था कि राजनीति से वो संन्यास ले रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से उनकी वापसी हरियाणा में उनको देने के लिए फिलहाल बीजेपी के पास कुछ नहीं है। आगे जब विधानसभा चुनाव होंगे तो निश्चित तौर पर पार्टी उनके लिए कोई विकल्प सोच सकती है, किसी सीट का विकल्प सोच सकती है। लेकिन अभी बीजेपी की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शामिल किया जाए और उसी अभियान के तहत तकरीबन देश भर में छोटे बड़े अगर आप जोड़ लें तो 80,000 ऐसे लोग हैं जो कि दूसरे दलों में थे, वो बीजेपी आ चुके हैं। उस टारगेट को 1 लाख तक करना इस चुनाव के दरमियान, और उसी अभियान में बीजेपी जुटी हुई है। देवेंद्र, जैसा आप बता रहे थे कि खुद विजेंद्र की ओर से अप्रोच किया गया, और आपने ये भी कहा कि लगातार तीखी प्रतिक्रिया भी कर रहे थे, चाहे सोशल मीडिया हो, वो लगातार एक्टिव भी थे। ऐसी परिस्थिति में एकाएक उनका मोह भंग कैसे हो गया कांग्रेस पार्टी से? कुछ बातें तो वो जब खुद पब्लिक स्पीकिंग करेंगे तब समझ में आएगा, लेकिन पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में चर्चा क्या है देवेंद्र? देखिए, एक तो जो चाह रहे थे पहले हरियाणा को लेके वो उनकी तरफ से नहीं दिया गया, फिर उसके बाद उनको संकेत दिए गए कि मेरठ से चुनाव लड़ सकते हैं। उनको ये समझ में आ गया कि वहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा संभावना है नहीं। और आमतौर पे इस तरह के लोगों की ये धारणा ये रहती है कि जो गंगा जिस दिशा में बह रही हो उसी के साथ आप बहें। उनको भी ये समझ में आ रहा होगा कि 2024 के नतीजे कैसे होने वाले हैं, और ऐसे में अगर आप सत्ताधारी पक्ष के साथ खड़े होते हैं तो जाहिर तौर पर आपकी स्थिति ज़्यादा मजबूत हो जाती है, ना कि उस दल के साथ जिसके बारे में आप खुद ही ये समझ रहे हो और आम जनता के बारे के तरफ ये धारणा हो कि बहुत कुछ अच्छा नहीं करने जा रही है। तो एक बड़ी वजह ये जरूर रही होगी उनको भी कि समझ में आ गया होगा कि 2024 किधर जा रहा है, तो उसके साथ ही रहते हैं। और आगे एक सवाल मैं ना देवेंद्र जी से समझना चाहता हूँ। देवेंद्र जी ने अभी एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही कि पिछले 1 साल में 80,000 से ज़्यादा लोग दूसरी पार्टियों से बीजेपी में शामिल हो गए। तो देवेंद्र जी तो बीजेपी को बहुत कवर करते हैं, तो देवेंद्र जी ये जो कमरा है, जो रूम है बीजेपी का, उसको रामलीला मैदान में बदल दिया गया है क्या? कुछ जगह बीजेपी वालों के लिए भी बची है वहाँ?
और ये बात बीजेपी में विजेंद्र जी, आप तो हमेशा ही देखते रहे विजय जी कि बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबलनेस रहता है और बाकायदा उदाहरण दे के पूछा जाता है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, लेकिन बड़े नेताओं के द्वारा ये बताया जाता है कि अगर आपको अपना बेस एक्सपैंड करना है तो ये काम करना ही होगा। उसी में आज ही एक बड़े नेता ने उदाहरण भी दिया कि कई बार तो हमें ऐसे फैसले करने पड़ते हैं जिसके बारे में ये धारणा रहती है कि इस व्यक्ति ने हमारी विचारधारा को लेकर बहुत तीखी टिप्पणियाँ की थी, लेकिन फिर वहाँ पर विंडो हम लोग ये निकालते हैं कि अगर उसका हृदय परिवर्तन हो रहा है, अगर वो हमारे साथ आना चाहता है और उसके साथ आने से हमारा फायदा है तो क्यों ना वो काम किया जाए। ये करप्शन के संदर्भ में भी आपने देखा होगा कि वैसे नेताओं के ऊपर जिनके ऊपर ज़बरदस्त करप्शन के आरोप लगाए गए वो बीजेपी में आते हैं, फिर उनको ज्वाइन कराया जाता है। तो मकसद यही रहता है कि अपना बेस आप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं और इसमें कोई द्वारा नहीं कि जो मूलतः बीजेपी वाले लोग हैं उनको इससे असहजता होती है, लेकिन पार्टी के शीर्ष नेताओं को ऐसा लगता है कि, और वो स्वाभाविक तौर पे एक लाजमी सी भी बात होती है कि अगर आपको अपना बेस एक्सपेंड करना है बहुत ज़्यादा तो फिर आपको दूसरे लोगों को अपने साथ जोड़ना ही होगा और उसमें उनको भी हिस्सेदारी देनी ही होगी। जी, भावेश, आप जो है दिल्ली और हरियाणा में जब दोनों जगह डेटा सर्वे कर रहे थे उस दौरान क्या विजेंद्र सिंह का नाम कभी चर्चा में आया, कभी लोगों के बीच में एक चर्चा का विषय बना? नहीं, मुझे नहीं लगता विजेंद्र सिंह कोई एक फैक्टर थे जो लोगों के जुबान पे हो कि वो उनकी तरफ से लोग उनके लिए कोई वोट करने वाले थे। पिछली बार भी जब उनको साउथ दिल्ली से लड़ाया गया था तो बस एक सेलिब्रिटी की वजह से लड़ाया गया था, ग्राउंड पे उनका कोई ऐसा काम नहीं था जिसकी वजह से उनको हुआ। और उसी तरह उनका परफॉर्मेंस भी देखिए, 13% वोट उनको मिले, उनसे दोगुने वोट राघव चड्ढा को मिला, उनसे दोगुने से थोड़ा ज़्यादा वोट रमेश बिधूरी को मिले। बड़े बड़े कांग्रेस नेताओं का यही हाल हुआ था। फिर भी आप किसी नेता का आप जो इलेक्टोरल परफॉर्मेंस होता है उसी से दिखा सकते हैं, मापा जा सकता है कि उनका कद क्या रहा है। तो विजेंद्र सिंह कोई ऐसे चुनाव में कोई बहुत करिश्माई तो रहे नहीं है, तो इसलिए किसी लेकिन स्टार प्रचारक तो बन सकते हैं, हो सकता है। मुझे जहां तक इसमें समझ में आ रहा है कि विजेंद्र सिंह को शायद विधानसभा चुनाव के जो हरियाणा में इसी साल उसकी वजह से शायद लाया गया होगा, शायद उसमें उनका उपयोग किया जा सकता है। क्योंकि आपको याद होगा हरियाणा से जुड़े हुए अधिकतर जो खिलाड़ी थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे कुछ मंथ पहले, तो शायद उस चीज़ को काउंटर करने के लिए, क्योंकि ये उस प्रोटेस्ट में जैसा हम लोगों ने भी डिस्कस किया विजेंद्र सिंह भी उससे जुड़े हुए थे।